चैप्टर 5 तालिस्मी स्टोन। ये क्या है? अरे रेवांश ने अपने हाथ में पकड़ी छोटी सी वस्तु को ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ देखा। वह हल्का सा स्लेट ग्रे रंग का टुकड़ा था, लगभग 2 उंगलियों जितना लंबा। देखने में पत्थर जैसा, पर जब उसने उसे उंगलियों के बीच घुमाया तो एक अजीब सी सॉफ्टनेस महसूस हुई। न बिल्कुल पत्थर, न जेड, न लकड़ी, जैसे तीनों का कुछ बीच का रूप। केव की छत के पास एक पतली सी दरार में उसे यह मिला था। थोड़ी देर पहले उसने काफी मेहनत करके वहां तक चढ़ाई की थी। उसी जगह से हल्की सी लाल चमक टपक कर कुंड में गिरती हुई उसने देखी थी, और वही उसके ऊपर सर्च करने का कारण बना। दरार के आसपास एक एंशिएंट सील मार्क बना हुआ था। वह परफेक्ट सर्कल नहीं था, बल्कि आधा जला हुआ प्राचीन निशान जैसा दिख रहा था। उसके बीच में हल्का सा दबाव का मार्क था, जैसे किसी ने कभी अपनी हाथ की एनर्जी वहां प्रेस की हो। अरिव कुछ पल तक उस सील को याद करता रहा। यह जगह पहले भी किसी की रही होगी। वह अकेला नहीं था जो इस केव तक पहुंचा हो। स्ट्रेंज, उसने धीरे से कहा। तालिस्मी स्टोन के ऊपर फेंट पैटर्न बने हुए थे। सीधी लाइंस नहीं, बल्कि कर्व्ड और इंटरवोवन आकृतियां, जैसे कोई प्राचीन स्क्रिप्ट हो। वे पैटर्न पूरे सरफेस पर फैले हुए थे और मिलकर उसे एक छोटे तालिस्मन का रूप देते थे। अभी तक उसमें कोई अनयूजुअल एक्टिविटी नहीं थी, पर अरिव ने अपनी आंखों से देखा था कि लाल बूंद इसी जगह से टपकी थी। शायद कुंड की पावर का सोर्स यही है। वह सोच ही रहा था कि बाहर से पत्थरों के हिलने की आवाज आई। खर्र, उसका दिल एक पल को रुक गया। बिना देर किए उसने तालिस्मी स्टोन को अपने इनर गारमेंट के अंदर सीने के पास छुपा लिया। अरे भैया, एक हल्की सी हंसी भरी आवाज केव के एंट्रेंस से आई। उसने राहत की सांस ली। किंग तान फुर्ती से अंदर आई। सिंपल कपड़े, चमकती आंखें। पता था तुम यहीं मिलोगे। माँ बुला रही हैं, शाम होने वाली है। वह सहजता से उसका हाथ पकड़कर बाहर की ओर खींचने लगी। अरिव ने एक बार अपने सीने को हल्का सा छुआ। तालिस्मी स्टोन ठंडा था, पर एक स्टेबल कूल सेंसेशन दे रहा था। यह सामान्य नहीं था। रात धीरे धीरे उतर आई। चांदनी जमीन पर पिघलती सी गिर रही थी। कमरे में अरिव गहरी नींद में था। खिड़की से आती चंद्रमा की रोशनी सीधे उस पर पड़ रही थी। कुछ पल तक सब सामान्य रहा, फिर चांदनी की रोशनी हल्का सा रिपल होने लगी, जैसे पानी में पत्थर गिरा हो। वह रोशनी धीरे धीरे अरिव के सीने की ओर कंसंट्रेट होने लगी। तालिस्मी स्टोन ने एक हल्की सी डल ग्लो एमिट की। उसके पैटर्न फेंट चमक उठे। अरिव की पलकें हल्की सी हिलीं, और अगले ही पल उसके दिमाग के अंदर से एक तेज चक्कर जैसा सेंसेशन उठा। सब कुछ अंधेरा हो गया। जब उसने फिर से आंखें खोलीं, वह अपने कमरे में नहीं था। चारों ओर केवल अंधेरा था। न जमीन का एहसास, न आसमान का। बस ठंडी, शांत, गहरी शून्य जैसी स्पेस। उसका दिल तेज धड़कने लगा। ये क्या? वह अभी केवल 14 साल का था। डर स्वाभाविक था। तभी अंधेरे में हल्की सी मूवमेंट हुई। उसके सामने एक हल्का सा ग्लो बना और धीरे धीरे एक रूप ले लिया। वह रूप उसी जैसा था, बिल्कुल उसी जैसा, पर चेहरा एक्सप्रेशनलेस, आंखें खाली। जैसे कोई जीवित प्रतिकृति नहीं, बल्कि एक लिविंग शैडो हो। अरिव जम गया। ये मैं हूं? अगले ही पल ग्लोइंग फिगर ने सांस लिया। पैर सेट किए, मुट्ठी बांधी और भेदन मुक्का शुरू कर दिया। मूवमेंट परफेक्ट था। न अतिरिक्त गति, न बैलेंस की त्रुटि। हर फॉर्म सर्जिकल प्रिसीजन के साथ। पा पहला इको, फिर पा पा पा, हर स्ट्राइक के साथ स्पष्ट रेजोनेंस। अंधेरी स्पेस में 9 साफ गूंज फैल गए। अरिव की सांस रुक गई। यह उसके बाबा से भी अधिक रिफाइंड था। तभी ग्लोइंग फिगर के हाथ में हल्का सा ट्विस्ट आया, लगभग अदृश्य समायोजन, और एक और सूक्ष्म रेजोनेंस उठा। यह 10वां इको था, पर सामान्य नहीं। वह बाहरी ध्वनि नहीं थी, बल्कि आंतरिक वाइब्रेशन था।
जैसे हवा में नहीं भीतर गूंजा हो। दस्त अरिव के होंठ सूख गए। उसे पता था भेदन मुक्का में केवल नव गूंज होते हैं। यह उससे परे था। ग्लोइंग फिगर रुका नहीं। उसने फिर से मूवमेंट दोहराया, हर बार माइक्रोस्कोपिक रिफाइनमेंट। अरिव का डर धीरे धीरे कम हुआ और उसकी जगह जिज्ञासा ने ले ली। यह कोई इल्यूजन नहीं था। यह ट्रेनिंग थी, एडवांस्ड ट्रेनिंग। वह भी बिना किसी मास्टर के। चैप्टर 6 सातवीं गूंज। कुह। अरिव रेवांश ने आंखें धीरे से खोली। सूरज की रोशनी सीधे उसके चेहरे पर गिर रही थी। कुछ पल तक उसका दिमाग खाली रहा। फिर पिछली रात की सारी यादें एक साथ लौट आईं। अंधेरी स्पेस, ग्लोइंग प्रतिच्छवि, 10वीं गूंज। वह अचानक बिस्तर से उठकर खड़ा हो गया, पर जैसे ही उसके पैर जमीन से टकराए पूरे शरीर में तेज दर्द दौड़ गया। हाँ, उसकी मांसपेशियां कसी हुई थीं, कंधे भारी, बाहें जल रही थीं। जैसे उसने सचमुच पूरी रात प्रशिक्षण किया हो। अरिव कुछ क्षण स्थिर खड़ा रहा। ये सपना नहीं था। उसने बिना देर किए सांस लिया, पैर फैलाए, कमर सेट की, सांस नियंत्रित की। भेदन मुक्का। पहला फॉर्म सहज था, कल से अधिक प्राकृतिक। पा, एक स्पष्ट गूंज। फिर दूसरा, तीसरा, चौथा। पा 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 पा। पांचवी गूंज निकलते ही वह रुक गया। उसके चेहरे पर आश्चर्य और उत्साह का मिश्रण था। कल तक वह 4 गूंज पर संघर्ष कर रहा था और अब बिना प्रयास के 5। उसे महसूस हुआ कि यह सीमा नहीं है। उसने फिर सांस लिया, इस बार पूर्ण बल के साथ। शरीर का भार सही दिशा में स्थानांतरित किया, कपड़े के घर्षण को संरेखित किया, आंतरिक प्रवाह को नियंत्रित किया। पा 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 पा। 7। सातवीं गूंज स्पष्ट और स्थिर थी। कमरे में प्रतिध्वनि गूंज गई। उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा। ये कैसे संभव है? उसने अपने सीने को छुआ। 43वीं स्टोन ठंडा था, पर उसकी ठंडक शरीर के दर्द को शांत कर रही थी। उसने उसे बाहर निकाला। हल्का स्लेट रंग, फेंट पैटर्न। सामान्य दिखता हुआ, पर अब वह जानता था यह सामान्य नहीं। तुम हो या मैं पागल हो रहा हूं, उसने धीमे से कहा और फिर उसे कपड़ों के भीतर छिपा लिया। एक बात स्पष्ट थी, यह स्टोन साधारण नहीं, और यदि किसी को इसका पता चला तो समस्या खड़ी हो सकती है। नाश्ते के बाद वह सीधे पहाड़ी के पीछे वाले केव की ओर गया। शरीर में अभी भी जकड़न थी। यदि वह सीधे तीव्र अभ्यास करता तो चोट लग सकती थी, इसलिए उसने शिला कुंड में छलांग लगा दी। ठंडा पानी शरीर पर फैल गया। इस बार उसने जानबूझकर हाथ के पुराने घिसे हिस्से को पानी में डुबोया। कुछ क्षण तक कुछ नहीं हुआ, फिर हल्की सी कंपन उठी। सतह पर सूक्ष्म लाल आभा दिखाई दी और ऊर्जा उसके रोमछिद्रों से भीतर प्रवेश करने लगी। इस बार प्रतिक्रिया उग्र नहीं थी, बल्कि नियंत्रित संकुचन था। तंत्रिकाएं सिमटी, मांसपेशी रेशे सघन हुए, हड्डियां हल्का सा कंपन कर स्थिर हो गईं। फिर सब शांत। जब वह बाहर निकला तो शरीर पूरी तरह ताजा था, जैसे कल की पीड़ा कभी थी ही नहीं। त्वचा पहले से अधिक कसी और प्रतिरोधी महसूस हो रही थी। इस गति से उसने धीरे से कहा, 10 दिन में चतुर्थ स्तरा। उसकी आंखों में दृढ़ता चमकी। अगला सत्र, भेदन मुक्का। पा 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 पा। 7वीं गूंज स्थिर रही। 8वीं निकलने की कोशिश हुई, पर प्रवाह टूट गया। उसने भौहें सिकोड़ी। 7 के बाद कठिनाई अचानक बढ़ गई थी। अगले कुछ दिन कठोर दिनचर्या में बीते। सुबह शारीरिक अभ्यास, दोपहर शरीर सुदृढ़ीकरण, शाम भेदन मुक्का, और रात कभी कभी अंधेरी स्पेस। हर रात नहीं, पर जब भी वह गहरी नींद में जाता, 43वीं स्टोन हल्का सा चमकता और वह उसी डार्क रियल में पहुंच जाता। वहां ग्लोइंग प्रतिच्छवि बिना शब्द के प्रतीक्षा करती। हर पुनरावृत्ति में सूक्ष्म समायोजन, हर फॉर्म में पूर्णता के निकट। वास्तविक संसार में वे सुधार धीरे धीरे परिलक्षित होते।
10 दिन बाद अरिव ने पूर्ण ध्यान के साथ सांस लिया। पा 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 8 गूंज स्पष्ट थीं। 9वीं निकली पर अस्थिर आधी प्रतिध्वनि। वह रुक गया, सांस तेज, चेहरा पसीने से भीगा। बस थोड़ा और पर 10वीं अभी भी दूर थी। वह समझ गया यह स्तर बल से नहीं, सूक्ष्म नियंत्रण से मिलेगा। शाम को वीर रेवांश निरीक्षण के लिए आए। दिखाओ, अरिव ने जानबूझकर स्वयं को नियंत्रित रखा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। वीर की आंखों में हल्का परिवर्तन आया। 10 दिन में 6 गूंज, यह सामान्य नहीं था। उन्होंने केवल इतना कहा, अच्छा, पर उनकी दृष्टि अलग थी, जैसे वे अपने अतीत की झलक अरिव में देख रहे हों। अरिव ने भीतर ही भीतर मुस्कुरा दिया। यदि बाबा को पता चले कि वह 7 स्थिर और 9 के करीब है, तो उनकी प्रतिक्रिया और रोचक होगी। गर्मी का मौसम तीव्र था। देवकुल वैरित संघ के सभी युवा सदस्य कठोर अभ्यास में लगे थे। 6 महीने बाद महासभा थी। यही अवसर था स्वयं को सिद्ध करने का। परिवार सबको समान संसाधन नहीं दे सकता। जो असाधारण होगा उसी पर निवेश होगा। अरिव यह भली भांति समझता था। उसके पास धन या विशेष सुविधा नहीं थी, पर उसके पास जिद, शिलाकुंड और तालिस्मी स्टोन थे, और ये तीनों मिलकर उसकी प्रगति को नई दिशा दे रहे थे। हर दिन उसकी त्वचा और सघन होती जा रही थी। कभी कभी वह सीधे पत्थर पर प्रहार करता और चोट नहीं लगती। भेदन मुक्का की शक्ति पहले से कहीं अधिक हो गई थी। चतुर्थ स्तरा अब दूर नहीं था। अरिव ने आसमान की ओर देखा। बस शुरुआत है। और उस रात जब वह सोया, अंधेरी स्पेस फिर से उसका इंतजार कर रही थी। रहस्य अभी बाकी है। मिलते हैं अगले अध्याय में। ये थी मिस्टिक कथा। सब्सक्राइब फॉर मोर।